हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्रेंच फिलोसोफर देकार्त के तीन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। वो तीन कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? पहला तो कार्टेशियन मेथड या इसी को मेथड ऑफ डाउट भी बोल सकते हैं। दूसरा माइंड बॉडी प्रॉब्लम या माइंड बॉडी डुअलिज्म। और तीसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है गॉड इन देकार्ट्स फिलॉसफी। सबसे पहले हम देखते हैं कार्टेशियन मेथड। कार्टेशियन मेथड को हम क्या बोल रहे हैं? मेथड ऑफ डाउट भी बोल रहे हैं। और क्या करना चाह रहा है देकार्त इससे? देकार्त इससे किसी तरह का सर्टेन नॉलेज एस्टैब्लिश करना चाह रहा है, फाइंड करना चाह रहा है, क्योंकि ये खुद मतलब एक मैथमेटिशियन भी थे और रैशनलिस्ट स्कूल को बिलोंग करते हैं, रैशनलिज्म को बिलोंग करते हैं। तो इनका एम्फेसिस मैथमेटिकल नॉलेज या सर्टेन नॉलेज में इनका इंटरेस्ट है। जैसे कि मैथ्स में कुछ बेसिक प्रीमिसेस होती हैं या एक्सियम्स होती हैं, उनको सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स कंसिडर किया जाता है। और फिर उन जो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स हैं या एक्सियम्स हैं, उन बेसिक एक्सियम्स के ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है मैथमेटिक्स की। तो वो ऐसा ही कुछ जैसे मैथमेटिक्स में सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स होते हैं या मैथमेटिकल एक्सियम्स होते हैं, वैसे ही कुछ फिलॉसफी में वो ऐसा फाउंडेशन सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स या एक्सियम्स एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं जिससे कि सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि इंश्योर किया जाए कि फिलॉसफी भी सॉलिड फाउंडेशन पे डेवलप हो रही है और उसका पूरा जो बिल्डिंग खड़ी होगी फिलॉसफी की आगे चलकर, वो सॉलिड फाउंडेशन पे होगी, सर्टेन नॉलेज पे बेस्ड होगी। तो ऐसे ही उनकी मेथड ऑफ डाउट में उन्होंने 4 फिलोसॉफिकल लॉज दिए या 4 फिलोसॉफिकल रूल्स बोल सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये फिलॉसफी में दे रहे हैं, पर इन जनरल भी ये यूजफुल हो सकते हैं हमारे लिए। तो क्या है ये 4 जो लॉज हैं या 4 रूल्स हैं? पहला है नॉट टू एक्सेप्ट एनीथिंग एज ट्रू विच इज नॉट क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली ट्रू, और इसी को सोर्स ऑफ डाउट बोल दिया या सिंपली डाउट बोल दिया। डाउट करना पहला स्टेप क्या है हमारा? पहला स्टेप हमारी जो मेथड है, हमको तो जानना है, हमको पहुंचना कहां तक है? सर्टेन नॉलेज तक पहुंचना है। लेकिन हम शुरुआत कहां से करें? हम शुरुआत करेंगे डाउट से। तो वो बोल रहा है कि किसी भी चीज को मत मानो जो कि एकदम सर्टेनली, क्लियरली, डिस्टिंक्टली ट्रू ना लगे। तो पहले स्टेप में हमने डाउट कर दिया, हर चीज पे डाउट कर दिया, या जो चीज हमको सही नहीं लग रही है, एकदम डिस्टिंक्टली ट्रू नहीं लग रही है, उसको डाउट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया डाउट। दूसरा स्टेप या दूसरा रूल है डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू एज मैनी सिंपलेस्ट पार्ट्स या एज मैनी सिंपल पार्ट्स एज पॉसिबल। ये हो गया एनालिटिक मेथड। आगे जाकर जो एनालिटिक फिलॉसफी डेवलप हुई उसमें भी क्या है? उसमें भी चीजों को ब्रेक डाउन करके देखने की अप्रोच है या एनालिसिस करने की अप्रोच है। जैसे खासकर जो फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज है, इसमें हम सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करके लैंग्वेज का एनालिसिस करते हैं। तो इवन साइंस में भी हम जैसे कोई बड़ी चीज को समझना है तो हम उसको ब्रेक डाउन करके भी देखते हैं, समझने का, पार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। अलग अलग अप्रोचेस हैं। तो उसमें एक एनालिटिकल अप्रोच हो गई, एनालिटिक मेथड इसको इसलिए बोल दिया। ठीक है, थर्ड स्टेप है कमेंस विद सिंपलेस्ट एंड देन मूव टुवर्ड्स मोर कॉम्प्लेक्स। तो इसको सिंथेटिक मेथड बोल दिया। तो एनालिटिक हो गया, पहले हम मतलब डाउट कर रहे हैं और फिर सर्टेन नॉलेज तक जा रहे हैं। वैसे ही हम चीज को समझने के लिए पहले उसका ब्रेकडाउन कर रहे हैं और फिर वापस सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो छोटी चीजों को हमने मतलब ब्रेकडाउन करके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको समझ लिया। अब हम धीमे धीमे ऊपर उठेंगे या आगे बढ़ेंगे और बड़े 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 और फिर होल को समझने की कोशिश करेंगे। ये इनका थर्ड स्टेप हो गया, सिंथेटिक मेथड बोल दिया। फोर्थ या फाइनल स्टेप इनका क्या है?
मेक द इन्यूमरेशन कंप्लीट टू इंश्योर दैट नथिंग इज ओमिटेड। तो आप जब जनरलाइज कर रहे हो तो वो रीजनेबल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ताकि कुछ ऐसी गड़बड़ ना रह जाए जिससे कि वो जनरलाइजेशन या जो ट्रूथ आप एस्टैब्लिश कर रहे हो वो गलत हो जाए। तो इसको क्या बोल दिया इन्होंने, वेरिफिकेशन बोल दिया या कंप्लीट वेरिफिकेशन बोल दिया। ठीक है, तो ये चार जो कार्टेशियन मेथड के चार लॉज हैं या रूल्स हैं या स्टेप्स हैं, इनको हमें याद रखना चाहिए। पहला क्या है, डाउट करना है। ठीक है, जो भी डिस्टिंक्टली ट्रू ना लगे, क्लियरली ट्रू ना लगे, उसको हम डाउट करें। दूसरा स्टेप क्या है, एनालिटिक मेथड, मतलब चीजों को ब्रेक डाउन करना और एनालाइज करना। तीसरा क्या है, सिंथेटिक मेथड, मतलब छोटे से बड़े की तरफ, छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनसे पूरा होल को धीमे धीमे होल की तरफ बढ़ना। और चौथा क्या है, वेरिफिकेशन, कि भाई कुछ ओमिशन ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ चीजें छूट ना जाए। जब करो आप तो इन्यूमरेशन आपका कंप्लीट हो। तो ये हो गया कार्टेशियन मेथड। और कार्टेशियन जैसे इनका नाम में कुछ मतलब फ्रेंच या ऐसा, क्या इनके नाम में कुछ कार्टेशियन कुछ ऐसा था, और इसीलिए मतलब जैसे इन्होंने, चूंकि रैशनलिस्ट भी थे, साथ में मैथमेटिशियन भी थे, तो मैथमेटिशियन थे तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो इन्होंने ही सिस्टमैटिकली फॉर्मुलेट की थी। उन्होंने ही मतलब एक तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिस्टम दिया था। अब इनकी जो मेथड ऑफ डाउट है, तो इसमें किस चीज को डाउट करें, तो बेसिकली हर एक चीज को ही डाउट करना है, पर जस्ट कहने के लिए हम कह देते हैं कि भाई सेंशुअस नॉलेज, तो हाँ इसको भी डाउट करना है, क्योंकि हमारे सेंसेस हमको धोखा दे सकते हैं। हमारा सेंस जो परसेप्शन है वो गड़बड़ हो सकता है कई तरीकों से। ऐसी जैसे मतलब काफी सारे फिलोसफी में डिस्कशन है, इंडियन फिलोसफी में भी, जैसे स्नेक में रोप को परसीव करना है या रोप में स्नेक को, कई तरीके के सेंसेस हमको धोखा दे सकते हैं। तो सेंशुअस नॉलेज पे डाउट करना है, यस करना है। साइंटिफिक नॉलेज को भी डाउट करना है, खासकर जैसे जो साइंटिफिक नॉलेज जो नेचुरल साइंसेस है वो चूंकि चेंज होता रहा है समय के साथ, तो उसको भी डाउट करना है, वो कह रहे हैं। फिर मैथमेटिकल नॉलेज तो सर्टेन नॉलेज होता है, लेकिन फिर भी चूंकि उनकी मेथड डाउट की मेथड है, तो वो उस एक्सट्रीम तक जाकर सोच रहे हैं कि यार जो चीज है एकदम ही सर्टेनली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू लग रहा है हमको, वो भी तो गलत हो सकती है। हो सकता है किसी डेविल ने, किसी शैतान ने मेरे दिमाग में आके ये भर दिया हो कि 2 + 2 = 4, या मैथमेटिकल नॉलेज और कोई सा सही है, लेकिन हो सकता है गलत हो। तो हमको उस पर भी डाउट करना चाहिए। और ऑब्वियसली मैथमेटिकल नॉलेज को डाउट कर दिया मतलब इन एसेंस वो हर चीज को डाउट करने को कह रहा है। फिजिकल एक्टिविटीज हमारी की हम बैठे हैं, मूव कर रहे हैं, इसको हम डाउट कर सकते हैं कि हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हम सपना देख रहे हो, हम ड्रीम स्टेट में हो, तो इस पे भी डाउट किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। और जो ट्रेडिशनल नॉलेज एंड बिलीफ्स हैं, ऑफ कोर्स उसको भी डाउट किया जा सकता है, क्योंकि वो गलत हो सकती है। कुल मिला के उनका यही कहना है कि मतलब हर चीज पे डाउट करो। और जब ऐसा आप कर रहे हो, तब कोई चीज अगर आप एनकाउंटर करते हो जिसको आप डाउट करने के बाद भी रिफ्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो सर्टेन नॉलेज है, वो आपके सेल्फ एविडेंट ट्रूथ हो जाएगा, वो आपकी एक्सियम हो जाएगी, वो आपका फाउंडेशनल नॉलेज हो जाएगा आगे मतलब बढ़ने के लिए, अगले ट्रूथ्स डिराइव करने के लिए। इस तरह के ट्रूथ्स हमको फाइंड करना है। हर चीज को डाउट करो, डाउट करने के बाद भी कोई चीज को रिफ्यूट ना कर सको, तो फिर उस चीज को आप गहराई से देखो, आप डाउट नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपके लिए सेल्फ एविडेंट ट्रूथ हो जाएगा। तो ये मेथड ऑफ डाउट किया उन्होंने, तो उनको एक तरह का परम ज्ञान मिल गया, उनको एक बड़ा सत्य मिल गया।
जो कि जनरली सभी जानते हैं, आई थिंक देयरफॉर आई एम, काफ़ी जाना माना इनका कोट, कथन या बात है। कोगीटो अर्गो सुम, कोगीटो अर्गो सुम मतलब आई थिंक देयरफॉर आई एम। उसी का अगर हम और थोड़ा सा इलाबरेट करें तो जैसे स्टेप बाय स्टेप वो कैसे उस सत्य तक पहुंचेंगे, उस ट्रूथ तक पहुंचेंगे। भाई एक तरीके से ये हो गई उनकी बात कि इट इज पॉसिबल टू डाउट ईच एंड एवरीथिंग, सभी चीजों पे डाउट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन टू डाउट इटसेल्फ इज अ कॉन्शियस प्रोसेस। जब हम डाउट कर रहे हैं तो यह हमारी कॉन्शियस प्रोसेस है। डाउटिंग इटसेल्फ इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, ठीक है। कॉन्शियस प्रोसेस कैन नॉट बी विदाउट कॉन्शियस एलिमेंट्स। अब कॉन्शियस प्रोसेस हो रही है डाउटिंग की, तो कोई कॉन्शियस एलिमेंट भी होगा, तभी तो डाउट कर रहा है। तो वो एक तरीके से कह रहे हैं कि कॉन्शियस प्रोसेस प्रूव्स अनडाउटेबल एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्शियस एलिमेंट, ठीक है भाई। अगर डाउटिंग एक कॉन्शियस प्रोसेस है तो ये कॉन्शियस प्रोसेस क्या प्रूव कर रही है कि कोई कॉन्शियस एलिमेंट भी होगा, कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो कॉन्शियस है, चिंतनशील है, जो सोच रहा है। और ये सोचने वाला कौन है? यही तो मैं हूं। तो वो कैटेगोरिकली कहते हैं आई थिंक देयरफॉर आई एम। और चूंकि डाउट, वो बोल रहे हैं कि मैं डाउट कर रहा हूं हर चीज, जिस भी चीज पे डाउट कर रहा हूं वो गलत हो सकती है, ठीक है। हो सकता है मेरा डाउट करना भी गलत हो, रीजनेबल ना हो, लेकिन जो डाउटिंग इटसेल्फ है वो क्या पॉइंट आउट कर रहा है? वो पॉइंट कर रहा है कि भाई देयर इज समथिंग विच इज थिंकिंग, दैट समथिंग इज मी। तो देयर इज समवन हु इज थिंकिंग विच इज मी, दैट इज मी। और इसलिए मतलब मैं जब डाउट कर रहा हूं तब भी मैं अपने एग्जिस्टेंस को रिफ्यूट नहीं कर सकता। इसलिए ये मतलब बॉडी की बात नहीं कर रहा, वो मी एज अ कॉन्शियस बीइंग, एक तरीके से वो सोल को प्रूव कर रहा है अपनी। तो ये एक इंपॉर्टेंट उसको नॉलेज मिल गया, ये उसको ज्ञान मिल गया। कोगीटो अर्गो सुम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। अगला टॉपिक इसमें आता है माइंड बॉडी प्रॉब्लम या माइंड बॉडी डुअलिज्म। क्या है ये प्रॉब्लम? बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि डेकार्ट देख रहे हैं जब चीजों को, तो उनको दो तरह की चीजें दिख रही है दुनिया में, दो तरह की रियलिटीज दिख रही हैं, या बोल सकते हैं दो तरह की रेडिकली डिफरेंट रियलिटीज दिख रही हैं। एक तरफ कॉन्शियस चीजें दिख रही है जो सोच रही हैं, और दूसरी तरफ अनकॉन्शियस चीजें, फिजिकल चीजें हैं, मटेरियल चीजें जो कॉन्शियस नहीं है। तो दो तरह की रियलिटी हो गई, एक तरफ माइंड या कॉन्शियस चीज, और दूसरी तरफ मैटर या बॉडी बोल सकते हैं उसको, जो अनकॉन्शियस है। तो ऐसे ही उन्होंने डिफरेंशिएट किया है। माइंड को एक तरीके से वो सोल बोल रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ हो गया बॉडी और मैटर। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनको हम कैसे समझें? इनकी अगर हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो हमको और क्लियर हो जाएगा कि माइंड से क्या मतलब है, बॉडी से क्या मतलब है, या सोल से और मैटर से क्या मतलब है। तो जो माइंड या सोल है उसकी एसेंशियल क्वालिटी क्या है? कॉन्शियसनेस। जबकि जो बॉडी है या मैटर है उसकी एसेंशियल क्वालिटी क्या है? एक्सटेंशन। क्योंकि जो सोल है, कहाँ वो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस तो कोई हम नहीं जान रहे, तो उसका प्रॉपर्टी, उसकी एसेंशियल क्वालिटी उसकी कॉन्शियसनेस है, लेकिन फिजिकल एक्सटेंशन नहीं है। जबकि बॉडी कोई भी चीज है, कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट है, फॉर इंस्टेंस ये एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है, तो इसका कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होगा स्पेस में। फिर माइंड या सोल जो है वो एक्टिव है, माइंड या सोल है जो वो एक्टिव एलिमेंट है, जबकि बॉडी या मैटर जो है वो है पैसिव। फिर माइंड या सोल है वो अनएक्सटेंडेड है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सोल
एक्सटेंड नहीं हो रही, वो मटेरियल ऑब्जेक्ट की तरह नहीं है, जबकि जो बॉडी या मैटर है वो एक्सटेंडेड है स्पेस में, एक्सटेंशन उसका होगा कुछ ना कुछ। फिर माइंड या सोल जो है वो माइंड या सोल इनडिविजिबल है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, जबकि बॉडी या मैटर है उसको डिवाइड किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमेशा डिवाइड किया जा सकता है until we reach the last point, जो कि अल्टीमेट एटॉमिक पार्टिकल जो भी होगा, हिग्स बोसोन या जो भी एटम, इलेक्ट्रॉन जो भी, तो वो डिविजिबल होगा। तो यही उनका कहना है, माइंड बॉडी डुअलिज्म में यही कहना है। उन्होंने माइंड बॉडी डुअलिज्म में दो तरह की रेडिकली डिफरेंट रियलिटीज को पोस्टुलेट किया है, ठीक है। और ये हमारा ह्यूमन जो बीइंग है उसमें भी ये चीजें डेकार्ट को, या ये काफी लोग ऐसे देखते थे चीजों को, अभी भी देखते हैं कि हमारे अंदर दो तरह की चीजें हैं ह्यूमन बीइंग के, एक तो हमारी ये बॉडी है और दूसरी तरफ हमारी सोल है। और कौन किसको गवर्न कर रहा है, ये रेडिकली डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह का इंटरेक्शन होता है। फॉर इंस्टेंस मेरी सोल ने सोचा कि मुझे अपना हाथ उठाना है, रेस करना है, तो अब मेरी सोल के जरिए, इसकी विल पावर के जरिए मैं अपने हाथ को ऊपर उठा रहा हूं, मैंने अपना हाथ रेस कर लिया। तो एक तरीके से इंटरेक्ट भी हो रही हैं। तो असल में ये प्रॉब्लम भी आती है इनके माइंड बॉडी, प्रॉब्लम भी इसलिए बोलते हैं माइंड बॉडी डुअलिज्म को, क्योंकि ये प्रॉब्लम इसलिए है कि इन्होंने बोल दिया दो बहुत ही रेडिकली डिफरेंट रियलिटीज हैं, लेकिन जब दूसरे लोग इनके विचारों को पढ़ेंगे तो वो पूछेंगे कि भाई रेडिकली डिफरेंट हैं, लेकिन बॉडी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती, ये हम ह्यूमन बीइंग ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता कि उसका एक हिस्सा बॉडी है, एक हिस्सा सोल है और अलग अलग है। हम तो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि हमारी चीजें, हमारा जो सारे एक्शंस, थॉट सब इंटीग्रेटेड हैं। तो ऐसा क्यों, रेडिकली डिफरेंट होंगे तो वो तो फिर कैसे रिलेट करेंगे। तो उसके लिए वो उन्होंने मतलब आंसर दिया कि भाई इंटरेक्शनिज्म, कि दोनों इंटरेक्ट करते हैं, दोनों मतलब रेडिकली डिफरेंट रियलिटीज हैं, लेकिन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, पर रिलेट कैसे कर रही हैं फिर, तो वो दोनों इंटरेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से। ये उनका कहना है, इंटरेक्शनिज्म कह के उन्होंने जवाब दे दिया उनके जो क्रिटिक थे कि भाई इंटरेक्शन हो रहा है, माइंड और बॉडी है, तो हमारा जो पीनियल ग्लैंड होता है यहाँ पे दिमाग में, उसके जरिए सोल और बॉडी इंटरेक्ट करते हैं। इसीलिए जब मैंने चाहा कि मैं अपना हाथ उठाऊं तो वो पीनियल ग्लैंड के जरिए उसने बॉडी के साथ सोल ने इंटरेक्ट किया और मैंने अपना हाथ ऊपर उठा लिया। तो ये वो कह रहे हैं कि भाई माइंड बॉडी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है लेकिन इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शनिज्म का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, पाइनियल ग्लैंड के जरिए इंटरेक्ट करते हैं। और एक एग्जाम्पल उन्होंने समझाने के लिए बोल दिया कि भाई कॉजल इंटरेक्शन होता है, जैसे हॉर्स और हॉर्स राइडर होता है कि भाई घोड़े के ऊपर बैठा है, वो उसको कंट्रोल कर रहा है हॉर्स राइडर, तो वैसे ही एक तरीके से हमारी सोल हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसी को हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि भाई कितनी रेडिकली डिफरेंट हैं दोनों। कलर का जो रिप्रेजेंटेशन है उसके जरिए माइंड और बॉडी दो तरह की रेडिकली डिफरेंट रियलिटीज हो गई। या फिर और दूसरी एनालॉजी का यूज करना हो तो हम मेल फीमेल एनालॉजी का यूज कर सकते हैं कि कई लोगों के हिसाब से मेल्स और फीमेल्स दोनों मतलब कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ रियलिटीज हैं। और मेल फीमेल ही सांख्य फिलॉसफी में भी जैसे डुअलिज्म है तो उससे भी हम रिलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आता है अगला टॉपिक, गॉड। गॉड के एग्जिस्टेंस के प्रूफ जो डेकार्ट ने दिया है, स्पेशली
जो उनका जो वेल नोन जो आर्ग्यूमेंट है उसको ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, जो कि उनके पहले सेंट एंसेल्म करके थे, उन्होंने ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया था उसी तरह का। और ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट में यही रहता है कि मतलब कि गॉड का आइडिया है, उसके बेसिस पे हम गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव कर रहे हैं। ये मतलब इजी वे में मैं बता रहा हूं। एसेंस ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट का यही है कि भाई चूंकि गॉड का आइडिया है तो फिर गॉड का एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए। ऑफ कोर्स बहुत ही एब्सर्ड है, ये एक सेंस ही नहीं बनाता, लेकिन फिर भी एसेंस में लॉजिक क्या चलता है, ऑन्टोलॉजी। और ये हम मतलब फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में ये डिस्कस करेंगे ये चीजें डिटेल में। प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड या प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डेकार्ट, एंसेल्म और भी एक्विनस वगैरह अलग अलग, या इंडियन फिलॉसफी में न्याय वगैरह अलग अलग लोगों के हम जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो देखेंगे। लेकिन यहाँ डेकार्ट के फिलॉसफी में गॉड का जिक्र मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, इम्पोर्टेंट जब कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि डेकार्ट रैशनलिज्म को बिलोंग करते हैं। और प्राइमेसी रैशनलिज्म में किस चीज की है, रीजन की है। तो ये चीज यहां काम की है, ये चीज काम की नहीं है गॉड है नहीं है, सही में डेकार्ट मानते थे कि नहीं मानते थे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो किस तरीके से गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव कर रहे हैं, गॉड नाम का अगर ट्रूथ है तो वो कैसे पहुंच रहे हैं वहां तक। चूंकि रैशनलिस्ट स्कूल के हैं, रीजनिंग को मानते हैं, तो वो रीजन कर रहे हैं, वो पॉइंट आउट नहीं कर रहे बाहर एम्पिरिकल चीजों, जैसा कि हम दूसरे फिलोसफी ऑफ रिलीजन में कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट्स वगैरह, कॉजल आर्गुमेंट्स वगैरह देखेंगे, जहां चीजों को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि ये दुनिया है तो जरूर इसको किसी ने इसका निर्माण किया होगा, सृष्टि का निर्माण किया होगा। एक्स निहिलो निहिल फिट कुछ ऐसा बोलते हैं, नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग, तो देयर मस्ट बी अ क्रिएटर, देयर मस्ट बी अ प्राइम मूवर, देयर मस्ट बी अ प्राइम कॉज वगैरह वगैरह। तो वो लोग क्या करेंगे, और लोग कर सकते हैं कि एम्पिरिकल चीजों को, एक्सटर्नल रियलिटीज को दिखाकर एस्टैब्लिश करें कि गॉड। लेकिन चूंकि डेकार्ट रैशनलिस्ट हैं, रीजन को मानते हैं, इनेट नॉलेज को भी मानते हैं, तो वो बाहरी चीजों का सहारा नहीं लेंगे, वो रीजनिंग का सहारा लेंगे गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव करने। तो उसी के वेरिएशंस हैं। डेकार्ट ने भी जो ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिए हैं, एक तरीका मैं ये बता देता हूं कि जैसे डेकार्ट बोल रहे हैं कि भाई ह्यूमन बींग्स हैं, इनके दिमाग में, हमारे सबके दिमाग में आइडिया है गॉड का, तो मतलब गॉड जरूर होता होगा। हम ह्यूमन बींग्स तो छोटे मोटे क्रीचर्स हैं, तुच्छ जीव हैं, हम फाइनाइट हैं। लेकिन आइडिया ऑफ गॉड जो हमारे दिमाग में, गॉड कैसा है, इन्फिनिट है। तो चूंकि हम फाइनाइट बीइंग्स हैं, तो इन्फिनिट का आइडिया हमारे दिमाग में कैसा आ गया। हम नहीं हो सकते, उस कॉज नहीं हो सकते उस आइडिया का, इन्फिनिट के आइडिया का कॉज हम नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो फाइनाइट हैं। हमारे माता पिता भी नहीं हो सकते क्योंकि वो भी फाइनाइट है, उनके माता पिता भी नहीं हो सकते क्योंकि वो भी फाइनाइट है। तो ये इन्फिनिट का आइडिया हमारे दिमाग में आया कैसे, जरूर देयर मस्ट बी some entity which is infinite and which is cause of this idea. That entity itself is God. तो एक तरीके से वो कह रहे हैं only God can be the cause of this idea. तो अगेन ये सब बकवासबाजी है, फालतू गॉड वॉड कुछ होता नहीं है। और खासकर ये इवन मतलब कांट ये बोलेगा कि होता है कि नहीं होता है, पर कोई आर्ग्यूमेंट काम नहीं कर सकता। पर अगेन हम डेकार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। डेकार्ट ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट का यूज कर रहे हैं। ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट में हम क्या करते हैं, आइडिया ऑफ गॉड के आधार पे गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव कर रहे हैं। तो ऐसे ही वो आइडिया की बात कर रहे हैं और डेकार्ट कह रहे हैं ओनली गॉड कैन बी द कॉज ऑफ दिस आइडिया। ये जो इन्फिनिट का आइडिया है, परफेक्ट बीइंग का आइडिया है। तो इस तरीके से उन्होंने गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव कर दिया। अब हम रिकैप कर लेते हैं जो 3 कॉन्सेप्ट्स हमने देखे। सबसे पहले हमने देखा कार्टेशियन मेथड, या जिसको हमने बोला मेथड ऑफ डाउट। ठीक है,
मेथड ऑफ डाउट क्या था? बेसिकली 4 स्टेप्स थे। पहला स्टेप क्या था? सोर्स ऑफ डाउट या डाउट करना था। जो भी चीज हमको लग रही है सबको डाउट करो, जो कि एकदम हमको लग नहीं रहा हो, सर्टेन नहीं लग रहा हो कि वो ट्रू है। दूसरा स्टेप एनालिटिक मेथड, मतलब चीजों को ब्रेक डाउन करके उनको एनालाइज करो, उनको समझो। फिर सिंथेटिक मेथड तीसरा, कि भाई छोटे पार्ट से शुरू करके कॉम्प्लेक्स, ज्यादा कॉम्प्लेक्स तक पहुंचो। और फाइनली वेरिफिकेशन प्रिंसिपल, कि भाई मेक द इन्यूमरेशन सच दैट देयर इज नो ओमिशन, नो इर्रेगुलरिटीज। दूसरा टॉपिक हमने देखा माइंड बॉडी डुअलिज्म, जिसमें हमने क्या बोला? एक तरफ माइंड है या सोल है जो कॉन्शियस है, और दूसरी तरफ बॉडी है या मैटर है जो एक्सटेंडेड है, और ये दोनों रेडिकली डिफरेंट रियलिटीज हैं। लेकिन क्रिटिक्स से जब सवाल पूछ रहे हैं कि वो रिलेट कैसे कर रही हैं, तो वो जवाब दे रहे हैं इंटरैक्शनिज्म के जरिए। और फाइनली उन्होंने गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव कर दिया। कैसे? ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट में, और आर्ग्यूमेंट से। ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट में कैसे प्रूव कर रहे हैं वो? कि भाई आइडिया ऑफ गॉड है, इससे प्रूव होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है। और इसके आगे क्रिटिसिज्म, इंपॉर्टेंस वगैरह कई तरह की चीजें हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वो चीजें नहीं डिस्कस करेंगे। पर इन सब डिटेल्स को जानने के लिए डेकार्ट से रिलेटेड जो मेरे दूसरे वीडियोस हैं, तो आप प्लेलिस्ट में या सर्च करके देख सकते हैं। आप उन सब वीडियोस को देखिए और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरा मकसद यही है कि हर टॉपिक शुरू से A to Z पूरा कंप्लीट करूं, लेकिन मेरी अप्रोच ये है कि कम से कम 3 वीडियो में बनाऊं। एक केवल इंट्रोडक्टरी वीडियो हो, जिसमें बहुत ज्यादा जोर सामने वाले के सिर पे ना डाला जाए, केवल हम इंट्रोड्यूस कर दें कि मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, बेसिक आइडियाज क्या हैं। फिर कम से कम एक डिटेल्ड वीडियो होगा जो बिल्कुल उसको थॉरोली, मतलब इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेगा सारी चीजों को। और फिर एक मेरा कम से कम एक रिकैप वीडियो बनाने का आइडिया है, जिसमें ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी जल्दी चीजों को रिकैप कर लिया जाए। और इसका फायदा क्या है? असल में हमारी मेमोरी स्ट्रेंथन हो जाती है। अगर हमने कोई टॉपिक पढ़ा, उसी को हमने दूसरे तरीके से फिर से पढ़ लिया या रिवाइज कर लिया समय रहते, मान लो विद इन अ वीक, तो ये हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मैंने फिलॉसफी बुक्स या क्वेश्चन बैंक से बोल सकते हैं, जो मैंने फिलॉसफी के क्वेश्चन बैंक से लिखे हैं, पब्लिश किए हैं, वो ई बुक फॉर्मेट में अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं और आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं, क्योंकि मैंने पर्टिकुलरली इसी पर्पस से बनाए हैं कि अदरवाइज जो मेरा एक्सपीरियंस रहा क्वेश्चन बैंक्स के, बहुत ही कठिन, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस, इवन लिटरेचर जो होगा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में होता है, लेकिन असल में समझने के दृष्टि से, समझने के पर्सपेक्टिव से वो हेल्पफुल नहीं रहता उतना। और दूसरा, इवन एग्ज़ाम में ज़रूरत ये नहीं होती है कि बहुत आप कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में आंसर्स लिखें, तो वो सिंप्लिसिटी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट आप ये बुक नहीं पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक नहीं पढ़ रहे हैं, तो भी जब भी कोई टॉपिक आप समझ चुके हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि उसको इजी लैंग्वेज में, आप सिंपल शब्दों में आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कुछ गड़बड़ है, अगर कर पा रहे हो तो आप ये मान सकते हो कि आपको वो टॉपिक क्लियर हो गया है दिमाग में। फिर मुझे सपोर्ट करने के लिए हो सके तो आप मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिलॉसफी, आर्ट, स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेट करते हैं। फिलॉसफी के जो टॉपिक्स या जो भी मैं फिलॉसफी पढ़ता हूँ, उसको मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ अलग अलग तरह के वीडियोस बनाकर। तो आपके इंटरेस्ट के भी हो सकते हैं, आपके लिए यूजफुल भी हो सकते हैं। मैं इन सब की लिंक्स एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक्स दे दूंगा। तो अगले वीडियोस में हम देखेंगे इसी के रैशनलिज्म स्कूल के, हम डेकार्ट देख लिया हमने, अब आगे हम स्पिनोजा और लाइबनिज को भी देखेंगे।
और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।